काफ़ी सारे बिग फोर फर्म्स की बात होती रहती है, बड़े बड़े डायलेमा की बात होती है, तो इसमें ये बड़े बड़े फर्म्स के साथ किस प्रकार से हम कॉम्पीट कर सकते हैं? मुझे क्लाइंट कैसे मिले? तो ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है इंडिया का और 2 लाख लोग हैं सिर्फ, और टैक्स कंसल्टेंट्स कितने हैं पता है आपको? ऊपर से मोदी जी देख रहे हैं हर चीज को, हर चीज रिटर्न कम्युनिकेशन हो, अवेयरनेस बढ़ाओ क्लाइंट को, उसको पेनल्टीज पर रियलाइज करो। हमारे एफर्ट्स अगर उसमें ज्यादा जा रहे हैं फॉलोअप के, तो एक्स्ट्रा फीस लगाओ। सबसे स्मॉल CA firm attract and retain the skilled staff despite the budget limitation? तो कमिटी ने डिसाइड किया कि राजेश को हम ट्रेजरर बोल के अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ईयर। देन व्हाट वी डिड, वी स्किप PMS, और जो प्राइवेट कंपनी एक है जिन्होंने हमारा कस्टमाइजेशन नीड का कंप्लीशन किया, उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने अपडेट की, उनका सॉफ्टवेयर हमने लिया और अभी एकदम वंडरफुल तरीके से हम प्रैक्टिस मैनेजमेंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि पुणे की 26 वर्षीय युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट थी एना सेबेस्टियन पेरियाल, उनका टॉक्सिक वर्क कल्चर से देहांत हो गया था। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, SSCF वॉइस ऑफ CA इस ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जो भी छोटी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स है, प्रैक्टिस करते समय उनको काफ़ी सारे समस्या को चुनौती देनी पड़ती है। तो ऐसे ही विषय पर चर्चा करने के लिए आज अपने साथ एक बेहतरीन शख्स उपस्थित है जिनका नाम CA राजेश अग्रवाल जी है। मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप आपका थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए, सो दैट ऑडियंस को भी पता चलेगा कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं राजेश राधेश्याम अग्रवाल, बेसिकली मैं परभनी से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र। मेरा जो ग्रेजुएशन तक का जो पढ़ाई है BCom, वो मराठी मीडियम में मैंने परभनी से किया है। मेरा फाइनेंशियल पोजीशन इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं 12वीं के बाद फाउंडेशन ज्वाइन करूं, तो मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में फाइनेंशियल थोड़ा सा अरेंजमेंट किया काम कर कर, और उस फाइनेंशियल अरेंजमेंट से मैं पुणे आया 2001 में CA करने। और तब ऐसी कंडीशन फाइनेंशियली भी नहीं थी और एजुकेशन वाइज भी जैसे मराठी में हुआ था, और CA जो डिग्री है वो इंग्लिश में है। तो काफ़ी लोगों को एक डर रहता है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं CA कर पाऊंगा क्या। तो ये एक था, मगर हमारा जो डिटर्मिनेशन है कि हमको करना ही था, क्योंकि घर पे ऐसा कोई सेट बिजनेस नहीं था कि हमको वो बैठना है गादी पे और कंटिन्यू हो जाएगा। तो जब हम पुणे आए, हमने 2005 में दोनों भाइयों ने CA कंप्लीट किया। नए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बनता है तो क्या होता है कि भाई उसने डिसाइड भी कर लिया कि हाँ भाई अभी मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, मेरे को प्रैक्टिस शुरू करना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो है क्लाइंट एक्विजिशन, और जो क्लाइंट हम एक्वायर करते हैं उनको रिटेन करना। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है प्रैक्टिस में। तो आप ऐसे जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इनको क्लाइंट एक्विजिशन और रिटेंशन में किस प्रकार से आप सलाह दे सकते हैं? देखो, ये क्वेश्चंस तो बहुत कॉमन है और हर एक को आने वाला है। ये CA प्रैक्टिस के लिए लिमिटेड क्वेश्चन नहीं है। आप कोई भी छोटा लघु उद्योग डालिए, आप कोई भी उद्योग में जाइए, आप ट्रेडिंग करिए, आप सर्विस दीजिए, ये इशू आपको आने ही वाला है कि मैं कस्टमर एक्विजिशन कैसे करूँ, मैं कस्टमर रिटेन कैसे करूँ, राइट। तो मैं मेरा आपको एक एग्जांपल दूंगा। मुझे क्लाइंट कैसे मिले, या जो भी प्रैक्टिसिंग लोग हैं उनको क्लाइंट कैसे मिले। मैंने जब कहा आपको कि आई कैन सेटल माई प्रैक्टिस इन 3 मंथ्स और 6 मंथ, तो मेरे भाई लोग भी कर सकते हैं जी। तो मेरे में क्या था जो मैं 6 महीने में प्रैक्टिस कर पाया? पहला था कि मेरे पास एक एक्सपर्टाइज नॉलेज था एक सब्जेक्ट का, राइट जी। तो जब आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसका नॉलेज चाहिए कि नहीं? जैसे मैंने ग्रोसरी शॉप पे काम किया, अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो उसके क्या रिपरकेशन है मैं आपको बताता हूँ जी। काजू आपके 15 दिन के बाद कीड़े लग जाएंगे, वो आपको डालना के फेंकना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, कि आपको पता रहता है कि ये पेरिशेबल आइटम है, मुझे इतने दिन में खत्म करना है, इसमें बांस आना लग जाएगा, मुझे इसमें कीड़े लग जाएंगे, फिर रोज का रेट लेना पड़ता है। आज शक्कर का रेट 33 रुपया है, कल 36 रुपया है, और परसों 40 रुपया है। रोज रेट लेना पड़ता है। जो ये इन्फ्लेबल आइटम है उसका रोज रेट लेना पड़ता है मार्केट से। मुझे खरीदना नहीं है रोज, मगर रोज रेट लेना है। तो ये ग्रोसरी शॉप का ब्यूटी है, आप समझे। तो हर एक प्रोफेशन का एक ब्यूटी है। तो मेरे प्रोफेशन में मुझे एक्सपर्ट नॉलेज अगर मेरे पास है
मैं सोशल मीडिया पे प्रॉपर रहता हूँ, अपडेट मार्केट में शेयर करता हूँ। जी। सी, आप कोई भी आपका गोल रहो, उसके लिए आपको रिसोर्सेस आपको चाहिए। आप कोई ट्रेडिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो या कोई सर्विस इंडस्ट्री में करो, तो आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है, आपका टारगेट क्या है। मेरे प्रिंसिपल, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था तो मैंने डिसाइड किया था मैं अकाउंटिंग का जॉब नहीं करूंगा, या मैं पूना के बाहर का काम नहीं करूंगा। या अभी आप बोलेंगे अरे पागलपन है, जो काम आया वो करने का। जी जी जी। प्रैक्टिस शुरू किया है अभी मैंने। तो क्या होता है, आपका बराबर है, मगर जब मैं अकाउंटिंग में स्टक हो जाऊंगा या जो भी क्लरिकल काम लेते हैं हम, उसमें मैं स्टक हो जाऊंगा, तो मेरा टाइम जो मुझे ग्रोथ में यूज होना चाहिए था, मेरा जो मैंने 40% ऑफ माई टाइम आई केप्ट फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ, या वेरी नाइस। अगर मैं नहीं रखता वो 40% टाइम, तो मैं कभी ग्रो ही नहीं हो पाता मेरे लाइफ में। तो आपको आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशन में, आपके प्रैक्टिस के लिए आपको आपके प्रिंसिपल बनाने। जैसे मेरे को 1 घंटा हफ्ते में पढ़ना है, मुझे 8 घंटा हफ्ते में पढ़ना है, मेरा एक्सपर्ट नॉलेज मुझे डेवलप करना है। अगर आप नीश एरिया लेंगे प्रैक्टिस में, तो मुझे लगता है ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द बिजनेस। मैं आपको एकदम छोटा एग्जांपल देता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में कितने हैं? लेस देन 2 lakhs, लेस देन 2 lakhs। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा इंडस्ट्री है इंडिया का और 2 लाख लोग हैं सिर्फ हम। जी जी और टैक्स कंसल्टेंट्स कितने हैं पता है आपको? जी। नहीं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स प्रैक्टिशनर्स, जीएसटीपीएम, ये वो जो एसोसिएशन, आई थिंक मोर देन 10 lakhs। या एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जिसके पास स्किल्ड, या यू कैन से दे आर नॉट रेगुलराइज्ड, Yeah. वी आर रेगुलराइज्ड बाय आईसीआई, दिस एसोसिएशंस आर नॉट रेगुलराइज्ड, या राइट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एज सच। हमारे को क्या है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं पर भी साइन कर सकते हैं क्या? तो नहीं, नहीं। वी आर बाइंड बाय द कोड ऑफ एथिक्स। तो ये जो है, तो आप सोचो कितना अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। एक्चुअली अभी प्रैक्टिस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जो नॉन रेगुलेटेड लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो वो लोग क्या होता है कि बहुत कम प्राइस में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका सामना सीए लोगों को करना पड़ता है जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। तो इसमें आप क्या सलाह दे सकते हैं इसमें? देखो, जिसको पीतल का ज्वेलरी चाहिए, जिसको बेंटेक्स का ज्वेलरी चाहिए, वो बेंटेक्स लेवे। जिसको डायमंड का ज्वेलरी चाहिए, जिसको गोल्ड का ज्वेलरी चाहिए, वो गोल्ड का ज्वेलरी। जिसकी जैसी कैपेसिटी। आपको काम क्या है, आपके क्लाइंट को क्वालिटी समझा के देने का। कभी ज्वेलर बोलता है मेरा, आप जब कभी बोलते हो ज्वेलर के यहाँ, अरे वो तो पीतल 5 रुपए किलो दे रहे हैं, 500 रुपए किलो दे रहे हैं, नहीं बोलते, क्योंकि ज्वेलरी का क्वालिटी अपने को पता है। अगर आप क्वालिटी सर्व कर रहे हो मार्केट में, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि मेरा 1 लाख क्यों है। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज तक मेरे प्रोफेशन में बार्गेनिंग नहीं किया है। ग्रेट। मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक क्लाइंट आया था, जस्ट एग्जांपल, जी। मेरे को बोलता है सर ज़्यादा देंगे, ज़्यादा कोट कर दिया आपने तो क्लाइंट खुश नहीं रहेगा, और कम कोट कर दिया तो मैं खुश नहीं रहूँ, आप खुश नहीं रहेंगे, तो थोड़ा रीजनेबल ले लीजिए। जी। तो मैं बोला सर जो मैंने बता दिया वो रीजनेबल, आपको करना है हमारे रेट पे करिए, हमको लॉस हो या आपको लॉस हो। या एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको आपके प्रिंसिपल लेके काम करना है, कहीं पर भी अंडर कटिंग नहीं करना है मेरे मित्रों। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर क्वालिटी में डेविएशन करेंगे, सर्विस में कहीं डेविएशन करेंगे, तो आज का जमाना आपको पता है, ऊपर से मोदी जी देख रहे हैं हर चीज को। यस। तो कहीं पर पकड़ में आएंगे और नुकसान आपका हो जाएगा। या एब्सोल्युटली वंडरफुल सर। एक्चुअली क्या होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफिस में और एक दिक्कत ऐसी आती है कि लीगल अवेयरनेस ना होने की वजह से जो क्लाइंट्स होते हैं वो समय पे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स के बारे में सीए ने क्या सोचना चाहिए, मतलब उसको रखना चाहिए या उसको निकाल देना चाहिए ऑफिस से? नहीं, निकालना तो पक्का नहीं चाहिए सर, क्योंकि ऐसे निकालेंगे तो कैसा है, जैसे मैंने कोई गलती कर दी जी, तो मेरी मम्मी ने बोला चल घर के निकल बाहर, मुझे सुधारा मम्मी ने, बेटा ऐसा नहीं करते, इससे ये होता है जी, बिना चप्पल का जाएगा तो कांटा चुभ जाएगा। जी। तो क्लाइंट अगर देर से, अभी मैं रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा एक क्लाइंट का डेटा ड्यू डेट पर आया करीब करीब शाम में 6 बजे। तो मैं पहली बार बोला ठीक है, मेरे बच्चों को थोड़ा टाइम देके कर लो काम, घंटा 2 घंटा दिया, काम कर दिया। दोबारा भी फिर से ड्यू डेट पर आया डेटा, फिर मैंने थोड़ा इसको केयर लिया,
मैंने क्लाइंट को फोन किया, भाई आप मुझे पे कर रहे हो काम करने के लिए, वो काम मैं दे नहीं रहा हूं आपको, आपने मुझे रिव्यू करने के लिए पैसा दिया है आपका डेटा, अगर रिटर्न ही फाइल करना है तो आपके पास टीम है पूरा, आपने जो डेटा दिया वो अपलोड कर दो, मुझे मत दो फिर डायरेक्ट, यू कैन सेव माई फीस, मुझे दिया है वेरीफाई करने के लिए, तो मुझे लास्ट मोमेंट पे देंगे डेटा, तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा तो मैं एज इट इज अपलोड कर दूंगा। तो ये जो है ये सारा कम्युनिकेशन हम मेल पे रखते हैं भाई, ये एक ध्यान में रखो, जो भी कम्युनिकेशन है आपको मेल पे रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, हम हर चीज का अप्रूवल मेल पे लेते हैं। ग्रेट। कम्युनिकेशन शुड बी इन राइटिंग, उसको बोलना है 100 रुपये पेनल्टी भरना है पर डे का, आप भरो आपको जब चाहिए, लेकिन मेल पे होना चाहिए। हर चीज रिटर्न कम्युनिकेशन हो, अवेयरनेस बढ़ाओ क्लाइंट को, उसको पेनल्टीज का रियलाइज करो, हमारे एफर्ट्स अगर उसमें ज्यादा जा रहे हैं फॉलोअप के तो एक्स्ट्रा फीस लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है फॉलोअप का एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप ले रहे हो तो यू हैव टू चार्ज एक्स्ट्रा। बस प्रैक्टिसिंग सीए के लिए आपने जो बताया अभी कि मेल पे कम्युनिकेशन रखना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और हम इस वीडियो के माध्यम से सबको पता चल जाएगा कि मेल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेफरेंस टू द मेल। सो मेरा क्वेश्चन आपको है, स्मॉल सीए फर्म अट्रैक्ट एंड रिटेन द स्किल स्टाफ डिस्पाइट द बजट लिमिटेशन। बहुत अच्छा, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, आपका नहीं, स्मॉल मीडियम का नहीं, ये सभी का प्रॉब्लम। 90% हमारे सीए फर्म्स का ये इशू है कि हमको बिना खर्चा करे स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है और हमारे आईसीआई ने इसके लिए फैसिलिटेट किया है। हमारे पास आर्टिकल्स ट्रेनिंग्स आते हैं जिसको हम नाम मात्र स्टाइपेंड देके 2-3 साल के लिए रजिस्टर करते हैं, उनको ट्रेन देते हैं। फिर जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, ग्रेजुएट बीकॉम बनते हैं कोई, और जिनको अकाउंटेंट बनना है फ्यूचर में, ये बच्चे भी आते हैं ढूंढते हुए कि सर मुझे अकाउंटेंट बनना है। और अगर वो कोई टैली इंस्टीट्यूट में जाए कि मुझे टैली सीखना है तो बोलता है 50,000 रुपया फीस लगेगा। अगर मेरे पास आएगा तो मैं बोलूंगा मैं तुझे 5,000 रुपया महीना दूंगा। तो कैसा है, हमको मैन पावर तो मिल रहा है टैली सिखाने के बहाने, आर्टिकलशिप करने के बहाने, मगर हम उसको स्किल नहीं कर रहे। और ये मुझे बहुत मतलब मैं मेरे सारे भाइयों को बताना चाहूँगा, मेरे ऑफिस का ये है कि हर एक बच्चे को रोज कंपलसरी पढ़ना है। जो बच्चा हमारे जो कंप्लायंस जो हमारा जो प्रैक्टिस है सीए का, इसमें 3 भाग है, कंप्लायंस, कंसल्टेंसी, लिटिगेशन। जो बच्चों को कंप्लायंस करना है, नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत हो जाता है मैनेज, मगर कंसल्टेंसी और लिटिगेशन जिन बच्चों को सीखना है हमारे यहाँ, उसको पढ़ना कंपलसरी है। कंप्लायंस में भी पढ़ना कंपलसरी है। तो हमारे यहाँ रूल है, हर एक बच्चे को रोज 1 पेज तो भी पढ़ना है। आपको मेकर चेकर सिस्टम लगाना है ऑफिस में, रोज ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, एक को सुपरवाइज करना है एक बच्चे को कि भाई तू देखना कौन सा टॉपिक आज पढ़ना है। इस तरीके से आपको रोज एक टॉपिक, खुद को भी उसके लिए, अगर कल क्या डेवलपमेंट हुआ जब मुझे आज पता है तभी मेरे बच्चों को पता चलेगा। और हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमको रोज पढ़ना ही है, ये हमारा बैकबोन है, हम इसको भूल नहीं सकते। हमको रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना पड़ेगा जिनको नहीं है, और ये मस्ट है हमारे प्रोफेशन में, शुरू करना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तो हम बच्चों को भी ट्रेन करने में बहुत सक्षम रहेंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू स्मॉल फर्म्स मैनेज अ पीक वर्कलोड सीजन्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस? अभी ये मुझे नहीं लगता क्वेश्चन सही है। उसका रीजन ऐसा है मित्रों कि अभी साल भर पीक सीजन है। अभी जब से जीएसटी आया है, 2 चीजें छोड़कर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जुलाई में और सितंबर में ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग, इसको थोड़ा सा पीक सीजन बोल सकते हैं। राइट, वही जुलाई से अगर सितंबर का सीजन, जुलाई और सितंबर ये 2 जो महीना है, इसमें थोड़ा सा पीक सीजन है, और बाकी जो साल है वो पूरा पीक ही है। ये बेस्ट पीक है, ये बेस्ट पीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो पीक पीरियड है वो स्पेशली जुलाई और सितंबर है। तो जरूरी है कि सारा काम हमने जुलाई में और सितंबर में ही करना चाहिए। अभी जो जीएसटी आया है, इसकी वजह से हमारे पास लगभग जो सेल और परचेस की फिगर्स है वो अप्रैल में फ्रीज हो जाती है मोटा मोटा। तो पहले जैसा अभी पोजीशन नहीं रहा, टीडीएस फ्रीज हो जाता है, जीएसटी की वजह से परचेस सेल फ्रीज हो जाता है। तो हम अगर इसको स्कैटर्ड करें हमारे काम को, तो ये काम पीक न रहकर सिस्टमेटिक हो सकता है।
दूसरा तकलीफ ये चीज का हर एक मेंबर को रहने ही वाला है, क्योंकि हम पीक पीरियड के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर हायर नहीं कर सकते। अगर कोई चाहेगा तो वो कुछ काम आउटसोर्स कर सकता है हमारे नीडी बच्चों को, तो न्यूली क्वालिफाइड बच्चों को भी जॉब मिल जाएगा, सेमी क्वालिफाइड बच्चों को भी जॉब मिल जाएगा। तो ये चीज हो सकता है, मगर वो साइकोलॉजी, वो मेंटालिटी लोगों का रहना चाहिए आउटसोर्सिंग का। तो क्वालिटी सर्व होगा, इसका बेनिफिट क्या है, तो हम हमारे क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्व दें। अब अपन बढ़ेंगे आईटी सेक्शन की तरफ। व्हाट अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर मैनेजिंग द ऑडिट, टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग सर्विस? सी, इस क्वेश्चन के जवाब में मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये मार्केटिंग उस कंपनी के लिए होगा। मगर मैं कहना चाहता हूं मित्रों, सॉफ्टवेयर कोई भी कॉस्टली नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर कॉस्टली नहीं है। जो सबसे बेसिक बैकबोन है हमारे ऑफिस का, टैली, जो बाहर व्यापारियों के लिए वो 50,000 में है, हमारे लिए 13,000 में है। आज अगर आपको कोई दुकान डालना है तो आज 5 लाख का तो इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आपके ऑफिस के लिए जब आप ऑफिस डालते हो तो आप फर्नीचर बनाते हो, आप एसी लगवाते हो, फैन लगवाते हो, जो भी आप खर्चा करते हो, तो 5-50 हज़ार के तो सॉफ्टवेयर ले ही सकते हैं। इतने भी कॉस्टली नहीं है। जीएसटी का सॉफ्टवेयर 7-8 हज़ार, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर 10-12 हज़ार, अकाउंटिंग पैकेज 13 हज़ार। अब इससे सस्ता क्या रेफर होगा? और ये सारे सॉफ्टवेयर, ये नहीं मैं कोई कंपनी का ऐड कर रहा हूँ, सारे सॉफ्टवेयर के रेट्स यही है राइट सीए लोगों के लिए। और सर मेरा एक ऐसे भी क्वेश्चन है कि आईसीआई क्या टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के बारे में मेंबर्स के लिए इनिशिएटिव ले रहा है? मतलब आपकी तरफ से बताइए आप। देखो, जैसे मैंने बताया अभी आपको, इसी में उसका जवाब है। जो टैली सॉफ्टवेयर व्यापारियों के लिए 50,000 है, वो मेरे लिए 13,000 है। ये आईसीआई ने टाइप कर रखा है सीए लोगों के लिए। जोहो के साथ है, 3 प्रोडक्ट जोहो ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो ऐसे 50 सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पड़े हैं। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, क्विक हिल का सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट के दुनिया भर के कुछ उनके जो टाइप है वो एक्सपायर भी हो चुके रहेंगे। मगर बहुत सारे कंपनीज के साथ आईसीआई के टाइप है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी के वेबसाइट पे पीडीसी के आप जाइए, आपको इनिशिएटिव्स दिखेंगे वहाँ पर। आप जो आपको चाहिए आप डाउनलोड कर लो, आप फ्री में है बहुत सारे सॉफ्टवेयर। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो हमारा खुद का है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द मेंबर्स। एक्चुअली सर हमने पीएमएस यूज किया है हमारे ऑफिस में, और जब अर्पित सर आए थे, अर्पित काबरा, आपने ही सेशन रखा था पुणे के ब्रांच पे, तब हमने वो यूज करने के बाद हम बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, उन्होंने सॉल्व भी किए, लेकिन तब से हमने यूज करना नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है। जब कोई चीज बनाई जाती है तो वो मेरे ऑफिस के लिए नहीं तो बनाई गई, पर इट इज नॉट कस्टमाइज्ड मेड, इट इज मेड कंसिडरिंग ओवरऑल प्रैक्टिसिंग पीपल। मेरे ऑफिस में 4 लोग हैं, आपके ऑफिस में 25 लोग हैं, इनके ऑफिस में 50 लोग हैं, मैडम के ऑफिस में 100 लोग हैं। तो इन सबको कंसिडर करके, सबके कॉम्प्लिकेशंस कंसिडर करके वो सॉफ्टवेयर बनाया है। तो मैं जब मेरे 4 लोगों के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, ट्राई करूंगा, जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ लोग कम है, एरिया ऑफ प्रैक्टिसिंग कम है, तो वो थोड़े मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, जैसे कि वी हैव गॉन थ्रू द मेनी सॉफ्टवेयर्स, मतलब नॉट ओनली दी आईसीआई बट काफ़ी और भी कंपनीज है जिनके सॉफ्टवेयर हमने स्टडी किए। और अभी हमारी जितनों भी लोगों की प्रैक्टिस है दैट इज़ द क्लाउड बेस्ड प्रैक्टिस एंड 100% आईटी इनेबल प्रैक्टिस। तो पहले हमने प्रेफरेंस आईसीआई के पीएमएस को ही दिया, लेकिन पीएमएस में क्या होता है कि मैंने काफ़ी बार उनसे बात भी की, जो बैकएंड टीम है आईसीआई की, कि भाई जो पीएमएस मेंटेन कर रही, डेवलप कर रही, मैंने बोला सर आप तो एग्री होंगे ना इस बग्स को, मतलब जो यूज़र फ्रेंडलीनेस चाहिए सॉफ्टवेयर में, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, रोबस्ट नहीं होना चाहिए। अगर रोबस्ट रहा तो वो मतलब प्रैक्टिस के लिए भी बेनिफिटेड नहीं होगा, ना तो आईसीआई के लिए बेनिफिटेड होगा। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे 10-12 ईमेल्स भी उनको भेजे कि हाँ सर ये ऐसा है। वो बोले सर हमारी मीटिंग होगी बाद में देखेंगे। उसको 1.5 साल हुआ। देन व्हाट वी डिड, वी स्किप पीएमएस, और जो प्राइवेट कंपनी एक है जिन्होंने हमारा कस्टमाइजेशन नीड का कंप्लीशन किया, उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने अपडेट की, उनका सॉफ्टवेयर हमने लिया और अभी एकदम वंडरफुल तरीके से हम प्रैक्टिस मैनेज कर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो मैं डेफिनेटली इस पे आपको एक जस्ट बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी आईसीआई इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, सेबी है, आरबीआई है और आईसीआई है, इट इज़ वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आप जब कॉर्पोरेशन या कोई भी डिपार्टमेंट में जाते हो तो स्टाफ से कैसे डील करते हो? अलग तरीके से। हाँ,
और प्राइवेट में कैसे डील करते हो, अलग तरीके से। आप सिम लेने जाएंगे तो कितना प्रॉम्प्ट सर्विस मिलेगा आपको। हाँ, वही आप अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ लेने जाएंगे तो थोड़ा प्रोसेस रहेगा। तो आईसीआई में अगर हमको पता चला कि ये इशू आ रहे हैं आपको, ब्रांच लेवल पे काउंसिल उसका कमिटी है, आईटी कमिटी है, तो हमको अगर कमिटी लेवल पे पता चलता है तो वी कैन वर्क, डेफिनेटली वर्क ऑन इट। मतलब नॉट मी, बिकॉज आई एम वेरी स्मॉल पर्सन एट पुणे ब्रांच, बट वी आर वेल कनेक्टेड विद द काउंसिल, विद द कमिटी। तो अगर हमको पता चलता है ये इशू है या कुछ बग आपको आ रहा है तो वी कुड हैव वर्क ऑन इट। ठीक है, वो एक पार्ट है, मगर डेफिनेटली वी हैव वेरी गुड इनिशिएटिव्स एट पीडीसी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमिटी। वी हैव वेरी गुड प्रोडक्ट्स टाइप्ड विद डिफरेंट कंपनीज। तो अगर जिसको भी ट्राई करना है तो वो ट्राई कर सकता है पीडीसी कमिटी पे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्मॉल सीए फर्म्स हैंडल फी अंडरकटिंग बाय कॉम्पिटिटर्स? अंडरकटिंग का सवाल आता ही नहीं है कहीं पर। अगर आपके सर्विस में क्वालिटी है, देयर इज नो कंपटीशन मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी कहीं पर है तो हमारे क्लाइंट जाते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे भी क्लाइंट जाते हैं, जैसे उनको लगता है आज प्रीमियम पे राजेश को हम प्रीमियम दे रहे हैं और मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसका वो थॉट प्रोसेस है कि मुझे उस क्वालिटी ऑफ सर्विस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कहीं दिखावा ही नहीं करना है, मुझे सोना नहीं चाहिए, लेट हिम वेयर द डुप्लीकेट ज्वेलरी। उसको, उसके माइंडसेट को कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमको एक रियलाइज करना है क्लाइंट को, सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट वैल्यू एडिशन वी आर गिविंग। देखो, कंप्लायंस इज नेवर कॉस्टली। आपको अगर कमाना है कंप्लायंस से नहीं मिलेगा, जो मिलेगा कंसल्टेंसी और लिटिगेशन से मिलेगा, जो मिलेगा वैल्यू एडेड सर्विस से मिलेगा, बिजनेस एडवाइजरी सर्विस से मिलेगा। अगर आप उसको कमा के दे रहे हो, उसको बचा के दे रहे हो, तो आप बात अलग है। कहीं पर उसका लॉस हो रहा है किसी रॉन्ग प्रोविजन की वजह से, उसको सही कंसल्ट कर रहे हो तो वो आपको 2 रुपए देगा। सिर्फ उसका रिटर्न फाइल कर रहे हो, सेल माइनस परचेस रिटर्न फाइल। तो वो जो चीज है ना, जो मैंने इनिशियली बताई थी, क्वालिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मतलब फर्म ने क्वालिटी पे डटे रहना चाहिए। यस, देखो तो अंडर कटिंग का सवाल जिधर रिलेशनशिप नो पे भी आता बार्गेनिंग, है, रिलेशनशिप पे भी आता है कहीं पे। और एक चीज है इसमें, रिलेशनशिप बॉन्डिंग अगर आपका बढ़ता है, उसके लिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग देना है आपके क्लाइंट को, अपडेटेड चीजें बतानी है। जितना सर्विस, देखो सर्विस जितना अच्छा देंगे ना, अभी मेरे क्लाइंट को आप बोलो मैं 500 रुपए में रिटर्न फाइल करता हूँ, आई एम चार्जिंग 25,000 पर रिटर्न पर क्लाइंट, और आप उसको ऑफर करो 500 रुपया, नहीं लेगा वो आपसे। 500 रुपया सिर्फ, मैं 25,000 महीने का चार्ज कर रहा हूँ। वी आर चार्जिंग 1 लाख पर मंथ ओनली फॉर कंसल्टेशन। वी आर नॉट फाइलिंग अ सिंगल रिटर्न फॉर दैट क्लाइंट। सिंगल रिटर्न हम फाइल नहीं करते हैं। वी आर चार्जिंग फॉर कंसल्टेशन 1 लाख। तो पीपल आर पेइंग बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। नहीं तो फिर वो तो दूसरा कोई आएगा, बोलेगा सर तो ये तो मैं तो 25,000 क्यों 10,000 में दे देता हूँ, वो चला जाएगा उधर 10,000 में। मतलब सर आप आईसीआई का जो मिनिमम फीस का क्राइटेरिया है, नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है आईसीआई का। दैट इज रिकमेंडेटरी फीस। रिकमेंडेटरी फीस, राइट। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज रिकमेंडेटरी। तो रिकमेंडेटरी वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आइए, ऐसा बनाएंगे, ऐसे ही बना दिए। देखो मैं फिर से मतलब हम आपको एक इनफॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं। करेक्ट, इनफॉर्मल ना फॉर्मल कोई नहीं होता। देखो क्या होता है, हमने एक बनाया फीस शेड्यूल मेट्रोस के लिए, राइट, नॉन मेट्रो के लिए। अभी पुणे सपोज आप मेट्रो ले लो, तो यू कांट कंपेयर फीस इन डिफरेंट सिटीज डिफरेंट क्लाइंट्स। अभी लिखा है 15,000 टैक्स ऑडिट के लिए ले लो। अगर आपका 43 BH का लफड़ा है, उधर दुनिया भर का काम करना है। अगर 43 BH का अगर मुझे काम करना है तो मुझे 50,000 में भी नहीं पूरेगा वो क्लाइंट। तो मेरा फीस तो मैंडे स्पेंट है, क्वालिटी स्पेंट है। मैं कितना क्वालिटी दे रहा हूँ क्लाइंट को, कितना पैसा बचा रहा हूँ, कितना मेरा कंसल्टेशन से क्लाइंट को बेनिफिट हो रहा है, और मेरा मैंडे स्पेंड क्या है। पर डे वी कैन चार्ज 1 लाख ऑल्सो, एंड पर डे वी कैन चार्ज 25,000 ऑल्सो। तो डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विस वी आर सर्विंग। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हम स्टेडी कैश फ्लो कैसे मेंटेन करें। जैसे कि हाउ डू स्मॉल सीए फर्म्स एंश्योर स्टेडी कैश फ्लो डिस्पाइट डिले पेमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स। हमारे इधर रूल ऐसा है कि काम खत्म पैसा आना चाहिए। भाई तेरा काम खत्म हो गया, काम खत्म होने तक मैंने बहुत वेट किया,
क्योंकि काम ही नहीं हुआ था। अभी काम हो गया है। हमने 26 तारीख को काम लिया क्लाइंट से, 26 अक्टूबर को, 3 तारीख को उसका काम खत्म हो गया। आगे 8 दिन जोड़ लो, 10 तारीख के पहले मेरे पास पैसा आ गया। अब मुझे भी प्रॉब्लम था। ये मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया था तो मेरे पास 2 व्हीलर था छोटा सा, तो रेंट देना पड़ता था घर का। उसी में घर में ही मेरा छोटा सा ऑफिस था, जो हॉल था बाहर का, उसको मैंने ऑफिस बनाया था और अंदर मैं रहता था, क्योंकि मेरे को भी तो रेंट बचाना है। बाहर ऑफिस लेने जैसा मेरा ताकत था नहीं। तो ये सब स्ट्रक्चरिंग किया मैंने, मगर मैंने रूल बना दिया। मेरे पास ऑडिट को आया, ऑडिट किया, बोला सर पैसा अगले साल। क्या बोला? अगले साल के साइनिंग के टाइम पे हम पैसा देते। बोला सर आपको तो आदत चेंज करनी पड़ेगी, मैं अभी का घर कैसे चलाऊं? तो जो पुरानी लोगों ने आदतें लगा रखी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत, ये नहीं है मार्केट में, इट इज देयर। आपको लोगों को आदत लगानी पड़ेगी, काम खत्म पैसा रिकवर, 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम। क्योंकि अगर आप उसमें एक और अच्छा इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा मैं, अगर एक्यूमुलेशन होता है, मेरा जीएसटी का पैसा पेंडिंग, मेरा इनकम टैक्स का पैसा पेंडिंग, मेरा ऑडिट का पैसा पेंडिंग, मेरा इसका पेंडिंग, उसका पेंडिंग, एक्यूमुलेशन हुआ 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो क्लाइंट आता है, फिर सर कितने में सेटल करेंगे? ये 1 साल का 4 लाख, दूसरे साल का 4 लाख, तीसरे साल का 4 लाख, 12 लाख हो गया, सर 5 लाख ले लो ना आप। तो एक्यूमुलेशन फ्रेंड्स नहीं होने देना है, आपको टाइम टू टाइम पैसा लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा टाइम टू टाइम लेना है। टाइम मैनेजमेंट देखो, अगर आपको लगता है पैसा वसूल नहीं हो रहा है तो देयर नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जेब खाली करके खर्चा करना पड़ेगा। वेरी ट्रू सर। आगे ऐसा है कि अगर मुझे मेरी एक सिटी में ब्रांच है और मुझे यहाँ से एक्सपांड करना है, तो उसके लिए मैं फंड कैसे मैनेज करूंगी? जैसे कि व्हाट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज कैन स्मॉल फर्म्स अडॉप्ट टू स्केल द ऑपरेशंस व्हाइल रिमेनिंग सॉल्वेंट? नहीं, आपको ऐसा कहना है मुझे पूना में मेरा ऑफिस है, हाँ, मुझे अगर हाँ, यहाँ से एक्सपेंशन पर्पस के लिए मतलब नेटवर्क भी करना है, 2-4 जगह पे और ब्रांचेस भी ओपन करने, और मुझे पता नहीं है कि वहां पे मुझे कितना रेवेन्यू होगा और मैं एक्सपेंशन कब करूंगी, मतलब अभी करना है या? देखो क्या है, 2 चीजें। आप ये क्वेश्चंस को पहले अपने प्रोफेशन से जोड़ो। हम क्या करते हैं आज? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप कैसी होती है? आई एम लोकेटेड इन पुणे, माई ब्रदर इज लोकेटेड इन संभाजीनगर, माई सिस्टर इज लोकेटेड इन अकोला, तो आई हैव 3 ब्रांचेस। शी इज लुकिंग आफ्टर अकोला ब्रांच, ही इज आफ्टर संभाजीनगर। तो छत्रपति संभाजीनगर में मैं डालता हूँ विजिटिंग कार्ड, ब्रांचेज एट छत्रपति शिवाजीनगर, ब्रांच एट अकोला। तो आई डोंट केयर ऑफ द अकोला ब्रांच, आई डोंट नेवर केयर अबाउट द छत्रपति शिवाजी। She is taking care of her office, he is taking care of his office. On paper, I have my 2 branches. This is one part. Most of the people do this for empanelments. Right. Point number 2, you yourself have the branches. What you like to say? अब मेरा दुकान पूना में बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ही मैं सोचूं ना कि मैं एक्सपांड करूं, मुंबई में भी ऑफिस डालूं, मैं संभाजीनगर में भी ऑफिस डालूं, मैं नासिक में भी डालूं, मैं नागपुर में भी डालूं। तो मैं कब ऑफिस एक्सपेंशन करूंगा? जब मेरा इधर सेटल्ड है, इधर कोई देना लेना नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट? तो देखो कैसा है, अगर मुझे मुंबई में ऑफिस खोलना है तो मुझे वहां पे क्लाइंटल चाहिए। मेरा अगर इधर सेटल्ड है, मुझे वहां पे कुछ बिजनेस मिल रहा है। काफी ऑफिसेस मैंने देखी है, पूना में जब चालू किया, आई डोंट वांट टू नेम सम क्लाइंट्स, बट बिग फर्म्स केम विथ 2 clients, now have 200 clients, came with 4 clients, now have 400 clients. So you should have initially clients at that location to recover at least your expenditure, basic expenditure. तो अगर आपका खुद का ब्रांच डालना है तो, नहीं तो फिर तो अपना तो बेस्ट है, आप ऑल ओवर इंडिया में 50 ब्रांच डाल दो, हर मेंबर आपका पार्टनर ही है। वो तरीका नहीं है। अगर आपको खुद का ब्रांच डालना है तो पहले आप सेटल कर लो, आपके अगर उधर क्लाइंट डेवलप कर लो, उनको पूना से सर्विस दो, पूना से सर्विस दो पहले। अगर आपको 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अगर आपको लगता है और क्लाइंट डेवलप होने के चांस है वहां पे और बिजनेस है बहुत, तो यू स्टार्ट योर ओन ऑफिस। फिर बंद करना पड़ेगा आपको 1 साल 6 महीने में। अभी हम नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि सीएस को हम मार्केटिंग जो है वो अलाउड नहीं है, तो हम व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव फॉर स्मॉल सीए फर्म्स टू ग्रो देयर क्लाइंटल? तो पहला आपने जो बोला कि मार्केटिंग अलाउड नहीं है, ये गलत है। मार्केटिंग हम हमारे सीए के साथ कर सकते हैं, मार्केटिंग 1-to-1 हम हमारे क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। बिजनेस कौन लाता है?
एग्जिस्टिंग क्लाइंट लाते हैं। आप अगर जाते हो कल टाटा मोटर्स में मार्केटिंग के लिए, जैसे लोग बाकी के आते हैं हमारे पास मार्केटिंग का थैला लेके, आपने आपका बैग लेके टाटा मोटर्स गया, मेरे पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, आपको क्या चाहिए? कोई खरीदा क्या? कोई खरीदेगा क्या? नहीं। तो हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है बाकी प्रोडक्ट जैसा। ये हमारे क्लाइंटल का जो माउथ पब्लिसिटी से ऑटोमेटिकली हमारा प्रैक्टिस बढ़ता है। यू शुड हैव गुड नेटवर्क। तो उसके लिए आपका नॉलेज गेन करा, हमने पहले डिस्कस किया कि वी शुड हैव गुड नॉलेज इन द सब्जेक्ट। तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रचार हो रहा है, सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंस है, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तो माउथ पब्लिसिटी से ही क्लाइंट आते हैं। दूसरा, हमको लगता है हमारे प्रोफेशनल भाई सिर्फ प्रैक्टिस में है क्या? नहीं है, हमारे इंडस्ट्री में भी है। मोर देन 50% मेंबर्स आर विद इंडस्ट्री। तो आपके जो स्टडी टाइम के जो फ्रेंड्स है, आपके जो और रिलेटिव्स है, दोस्त है जो इंडस्ट्री में है, चाय पे चर्चा चालू कर दो। एक वीकेंड डिसाइड कर लो हफ्ते में कि इस दिन मुझे आपके पास चाय पीनी है, अगले हफ्ते मुझे इनके पास चाय पीनी है, उसके अगले हफ्ते मैं उनके पास जाऊंगा, उसके अगले हफ्ते मैं इनके पास जाऊंगा। चाय पीने में क्या? चाय नहीं पीते हो तो आप ग्रीन टी ले लो, नींबू शरबत ले लो। उनको आपको जाके क्या करना है? आपका एक्सपर्टाइज दिखाना है। वी आर सर्विंग सो मच क्लाइंट, ऑल आर हैप्पी। आपको 1-to-1 करना है। मार्केटिंग मतलब आपको पेपर में एडवर्टाइज देना है क्या? पेपर में डाल के आपको काम मिलने वाला है क्या? आपको सोशल मीडिया पे डाल के काम मिलने वाला है क्या? फिर वो करना क्यों है? सी, दिस इज डाइल्यूजन ऑफ क्वालिटी। इसीलिए तो उसको प्रोफेशनल एथिक्स में बैन किया है। आप कहीं पर भी डाइल्यूट ना करें, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें। उसको कुछ स्पेसिफिक पर्पस है क्या? अभी कई लोग बोलते हैं नहीं मार्केटिंग अलाउ करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इट इज अलाउड। नहीं, लेकिन कैसे है कि जो नॉन ऑडिट वर्क जो है, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अभी का जो ज़माना है इट्स वेरी फास्ट एंड वेरी फॉरवर्ड। तो उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा स्पीड है उतना मतलब अच्छा है। क्योंकि कैसे होता है कि बाकी जो अदर देन सीए जो कंपनीज है या तो मतलब को है, दे आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली। ओके, बिग फोर्स है तो वो तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सो दैट इज द इंडिफरेंट पार्ट। लेकिन क्या होता है कि अगर अपने को ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, क्रिएटिंग द नेटवर्क, मीटिंग द पीपल, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और क्या होता है कि बड़े बड़े ही बन रहे, छोटे छोटे ही रह रहे, मीडियम मीडियम ही रह रहे। तो इसमें अगर अपने को ग्रो होना है, मतलब बात क्या होती है कि टेक्नोलॉजी है कि देयर इज़ नो राइट टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी। मतलब अगर अपन ऐसे बोलेंगे चलो ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मतलब ये अगर हमें टू द एक्सटेंट परमिटेड, हाँ भाई ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, अगर ऐसा अलाउ किया तो मतलब अच्छा रहेगा क्या? सी, इस पे चर्चा हो रही है। पहली बात तो काउंसिल में काफ़ी बार ये सामने आता है टॉपिक, जो मुझे भी समझ में आया लोगों से। हमारे जब काउंसिल मेंबर वगैरह डिस्कस करते हैं तो ये आता है चर्चा में। मगर अभी जो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, जो लोग बढ़ रहे हैं उन्होंने क्या कर रखा है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखा है जिसमें कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, जो नॉन सीओपी होल्डर लोग हैं और वो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आपको भी समझना चाहिए कि व्हाट आर द वेज अहेड टू ग्रो योर प्रैक्टिस। आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे मार्केटिंग सीओपी लेकर ही करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको जो बिजनेस में ग्रो करना है, अगर आपको उसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो सरेंडर योर प्रैक्टिस सीओपी। आप मेंबर रहो आईसीआई के, आपको मार्केटिंग अलाउड है। सर्टिफिकेशन का जॉब ही नहीं है तो व्हाई यू नीड सीओपी। तो सी, व्हाट इज योर कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस। अगर उसमें सर्टिफिकेशन नहीं है तो बहुत मेरे मित्र हैं जिन्होंने सीओपी लिया ही नहीं है, दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर मार्केटिंग वेरी गुड, सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस इज वेरी गुड। वो भी ऐसे मतलब बहुत मेजर लेवल पे मार्केटिंग नहीं करते, प्रोफेशनल मार्केटिंग। ऐसा किसी को बोलेंगे दुकान के जैसा तो है नहीं वो। तो तुम जो सोर्स अवेलेबल है ना उसमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा ही क्यों नहीं है। दे ऑब्जेक्शन किसको चाहिए? जिसको कंफर्ट जोन में रहने का है। बस ग्रो नहीं कर रहे लोग। कितने बच्चे मेरे पीछे से आके मेरे से 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल। तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में बैठा हूं, मुझे एफर्ट्स नहीं लेने। एफर्ट जो ले रहे हैं, जो कंफर्ट जोन में नहीं है, वो लोग ग्रो कर रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट है। मैंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था आज के आनंद में, सीए का प्रैक्टिस का दायरा बढ़ा, अब सीए ग्लोबली सोचे और ग्लोबली काम करे। इतना बड़ा है, आज कहा जाता है कि अमेरिका की 10 कंपनियों में से 4 कंपनी का अकाउंटिंग इंडिया में हो रहा है।
अगर ऐसा कह रहे लोग तो आप सोचो उस एरिया में कितना प्रैक्टिस। पहले तो नहीं था ये एरिया, पहले जीएसटी एरिया नहीं था सीए के पास। ये सब नया नया एरिया आ रहा है तो काम किधर जा रहा है? हमारे पास ही आ रहा है। एफर्ट दो, काम लो। जो भी नया क्लाइंट आता है तो वो 4 जगह पे इंक्वायरी करता है, फिर वो आता है कि कहाँ पे उसको मिनिमम टैक्सेस मिल रहा है, डेडलाइन मीट हो रही है उसकी, या सर्टिफिकेशन उसके हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तो ये अनइथिकल प्रैक्टिस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो सर? देखो, ये बहुत कम हुआ है आफ्टर 2017। जीएसटी आ गया है आपका, वो जैसा जीपे वाला, बैंक ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, कैश ट्रांजैक्शन कम हो चुके हैं, डिमोनेटाइजेशन के बाद ड्रास्टिक चेंजेस है ये सब चीज़ों में। तो जो पेपर पे है ना, उसको कोई नकार नहीं सकता। बहुत टाइम पहले था ये सब चीज़ें। अभी हमारे पास बंदा आया, बोला सर 43C का रिपोर्टिंग नहीं करना है आपको। वो बिल्डर था, बोला टैक्स ऑडिट है, उसमें आपको 43C का रिपोर्टिंग नहीं करना है। तो मैं बोला सर 43C का रिपोर्टिंग होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे नहीं होंगे हमको नहीं पता। आपका जो इंडेक्स्ड वैल्यू है वो हायर है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कम है, तो वी हैव टू रिपोर्ट दिस इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। बोला ठीक है, मैं देखता हूँ दूसरा बंदा। ही अप्रोच अनदर सीए, उसने भी उसको वही बोला सर 43C का रिपोर्टिंग होगा। अगर उसको जो लोगों को मिल रहा है और लोग बोल रहे हैं नहीं उसको 43C का रिपोर्टिंग होगा, तो ये अगेन केम बैक टू अस कि सर ठीक है आप ही कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए। कहीं पर मैं मानता हूँ आप जो बोलना चाह रहे हो, हर प्रोफेशन में 1% 2% लोग रहते हैं, उसको हम नाकार नहीं सकते। सिर्फ सीए नहीं है, कोई भी पेशा ले लीजिए आप। कौन सा पेशा है जिसमें 1-2% को आप इग्नोर नहीं कर रहे? कोई भी पेशा नहीं। तो 1% तो हम छोड़ देते हैं। 99% हमारे प्रोफेशन में एथिकल प्रैक्टिसेस है। अगर कोई कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म है, उसको इतना बड़ा फटका बैठेगा फ्यूचर में, ज़्यादा लंबा नहीं, 1-2 साल में, कि वो सोचेगा भी नहीं अगली बार करने का। क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आपका बैलेंस शीट गवर्नमेंट बना के आपको दे सकता है। आप आज इधर बैठे हो, ये किसी ने पता है उनको, तो इतना ट्रांसपेरेंसी आ गया है, इतना मतलब इथिकल प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, मेरे को जो लगता है। ऐसे केस में न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट वो प्रोफेशनल लायबिलिटी रिस्क जो भी है वो कैसे कम कर सकते हैं? नहीं, आप कोई एग्जांपल देके मुझे बताइए क्या लायबिलिटी है। ऐसे कि जो सर्टिफिकेशन मैंने साइन किया है कि वो आगे जाके उसका रिपरकेशन जो भी होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको अगर सिंपल सॉल्यूशन चाहिए तो आप इंडेमनिटी का इंश्योरेंस ले लो। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। सी, इफ यू हैव, जो भी काम हम कर रहे हैं हमको पता है उसमें क्या है। कोई एग्जांपल मुझे सीए सर्टिफिकेट बता दीजिए जो मुझे रिस्की लग रहा है। ऐसा नहीं होता है। मैं हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन रखता हूँ मेरे पास। अभी आपने पहले बोला कि मेरे क्लाइंट ने लास्ट मिनट पे डाटा भेजा है। हाँ, जिस केस में मैंने ऑडिट ट्रेल सही से नहीं किया, मैंने मेल पे कम्युनिकेशन ले लिया है, उस केस में कई बार गलती अपने तरफ से फाइलिंग में हो जाती है या क्लाइंट की तरफ से आ जाती है। उस केस में कैसे लायबिलिटी हमारी रिड्यूस कर सकते हैं? अनइंटेंशनल नहीं, डेफिनेटली आप जो कहना चाह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन, सपोज मैं तो ऑडिट नहीं करता, मगर यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑडिट, कोई लास्ट मिनट ऑडिट के लिए आता है, तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास जब तक नहीं है प्रॉपर, वी डोंट सर्टिफाई। देखो, आपको डेडलाइन फॉलो करना है तो उसको भी डेडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो 30 तारीख को आता है और मुझे ऑडिट करना है 30 तारीख को, तो मेरे पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है मुझे केयर लेना पड़ेगा। मेरा सेफ्टी मुझे देखना ही पड़ेगा। अगर मैं कहीं पे साइन मार रहा हूँ तो मुझे पता चाहिए मैं कहाँ मार रहा हूँ, उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे को कितना कॉन्फिडेंस है उस बैलेंस शीट पे। अगर आप बोल रहे हो उसके पास ऑडिट ट्रेल नहीं है या और कुछ नहीं है, तो आई कांट साइन दैट ऑडिट। लास्ट मिनट जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इस प्रैक्टिस को, मित्रों, लास्ट मिनट क्लाइंट जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक लोग आते रहेंगे। सीए जो न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो नया स्किल कैसे डेवलप करे और एग्जिस्टिंग वर्कलोड है वो कैसे मेंटेन करें?
एक एग्जाम्पल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि पूना की 26 वर्षीय युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट थी एना सेबेस्टियन पेरियाल। उनका टॉक्सिक वर्क कल्चर से देहांत हो गया था। ऐसा एक मतलब उनकी मम्मी ने उनके सीईओ को पत्र लिखा वगैरह। तो मतलब ये जो सीए की जो लाइफ होती है, वर्क लाइफ बैलेंस, तो सही में इतना वर्कलोड होता है क्या? अगर होता भी है तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं? मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा इस केस में पर्टिकुलरली, पर हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग है। अगर आपको मैं तुम्हारा बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपने अगर मानस पर चढ़ लिया तो वापस नहीं आएंगे आप। क्या कोई भी चीज़ के लिए आपके पास कितना कैपेबिलिटी है। उस कंपनी में बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, उनको सर्दी नहीं हो रहा है, उनको खांसी नहीं हो रहा है, और मेरा तो मैं एडमिट हो गया मैं हॉस्पिटल में, तो मेरे में कमी है कि उस काम में खराबी है? तो कोई चीज को क्या लेना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलती लड़की की है या कंपनी की है, क्या है। मैं कहना चाह रहा था कि वर्क एटमॉस्फियर जो है वो हर जगह का अलग अलग है। मतलब मैं अगर तुमको नहीं जम रहा है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये नहीं जम रहा है मुझे। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बर्फ खाने से सर्दी हो रही है तो आप क्या करते हो, बर्फ नहीं खाते। तो वो कल्चर अगर आपको सूट नहीं हो रहा है तो वेदर यू शुड चेंज द कंपनी और यू शुड वर्क कंटिन्यूसली वर्क और देयर ओनली। तो क्या है, ठीक है, वो एक इंसिडेंस हो गया है। हम मुझे भी बहुत दुख है उस बच्ची के बारे में कि नहीं होना चाहिए था, हो गया है वो। मैं किसी को भी दोष नहीं देना चाहूँगा, ये मेरा क्लियर ओपिनियन है, न उस कंपनी को न उस बच्ची को। खाली हमारा जो डिसीजन है टाइम पे वो लेना चाहिए हमने, मैं इस जरूर कहना चाहूँगा। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट आईसीआई के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहा है, जैसे कि जीएसटी ऑडिट निकाल दिए, सर्टिफिकेशन बहुत सारे कम कर दिए। तो सीए के जो आगे जाके जो काम रहेगा या नहीं रहेगा, या सीए सिर्फ एजुकेशन बॉडी रहेगी, इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ ओपिनियन क्या है सर? आप जो सोच रहे हो कि मैं एक रिजर्व कैटेगरी प्रोफेशनल हूँ, मेरे साइन करूँगा तो मुझे 5,000 रुपये आना चाहिए, साइन करूँगा तो 25,000 रुपये आना चाहिए, ये कब तक चलेगा? आपका स्किल का पैसा चाहिए कि साइन का चाहिए? पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज योर एक्सपर्टाइज, वेदर यू आर चार्जिंग ओनली फॉर साइन और फॉर स्किल ऑल्सो? स्किल तो एमबीए में भी मैं बता रहा हूँ, नहीं, यू कैंट कंपेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद एमबीए और एनी अदर प्रोफेशन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, जो आप बोल रहे हो जा रहा है बिजनेस, जैसे मैं आपको ऐड करता हूं, टैक्स ऑडिट का दायरा 10 करोड़ कर दिया, 2 करोड़ कर दिया, पहले 50 लाख था। तो जो 50 लाख था वो 1988 में था, तब का इन्फ्लेशन और आज का इन्फ्लेशन आप कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। जीएसटी की वजह से जो टर्नओवर है वो ह्यूज हो चुका है, मार्केट इन्फ्लेशन कितना है, तो उसके हिसाब से मार्केट में चेंज होना चाहिए कि नहीं? आज भी लोग 200 ऑडिट कर रहे हैं, आपको कहना है कि ऑडिट कम हो गए? नहीं, ऑडिट कम नहीं हुए। मेरा जो ओपिनियन है, ऑडिट कम नहीं हुए। पॉइंट है जीएसटी ऑडिट का। सी, जीएसटी सर्टिफिकेशन जो रिस्क था हमारे ऊपर, रिस्क कहूंगा मैं इसको, क्योंकि वो जो सर्टिफाई कर रहा था मैं, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट कर, मतलब मैंने जो लिख कर दिया है वो वैसा ही है। आज हमारे ऑफिस में वी आर चार्जिंग क्लाइंट फॉर 99C, we have just reduced some fees for certification, still we are doing all the work of client. मानता हूं कि आपका जो कहना है थियोरेटिकली सही रहेंगे, थियोरेटिकली काम कम हो रहा है, मगर प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, अभी जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड का है, आया है कोड में कि नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन। मित्रों, CA Institute is the only authority for auditing. Expertise is with the chartered accountants. It is globally known. अगर कल डॉक्टर को मैं बोल दूं ऑडिट करने को, या किसी और प्रोफेशनल को बोल दूं आर्किटेक्ट को ऑडिट करने को, तो कैन इट बी डेवलप्ड ओवर देयर? डायरेक्ट टैक्स कोड आया है, अभी आएगा, उसमें डेवलपमेंट आएंगे, सजेशंस आएंगे। उसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो नेटवर्किंग और रिलेशनशिप डेवलपमेंट है गवर्नमेंटल अथॉरिटी के साथ, ये और थोड़ा स्ट्रांग करना जरूरी है।
उसके लिए हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो सर्विस दे रहे हैं एमपीज एंड एमएलए को, क्यों ना हम उनको सबको एकत्रित करें, क्यों ना हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में स्ट्रांग हो। इस चीज पे अगर हम काम करें, ऑलरेडी काम कर रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हो नहीं रहा है, थोड़ा और स्ट्रांगली करें। हमारा स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन अगर पार्लियामेंट में जाए तो उनको ये पता चलेगा कि इसमें नुकसान क्या है। हम जो बने हैं ये ऑडिटिंग बने हैं। जैसे मैं घर पे जाता हूँ तो कोई भी चीज में खामियां निकालता हूँ, तो मुझे घर वाले बोलते हैं यार हमेशा खामियां निकालता है। तो यार मेरा प्रोफेशन है खामियां निकालना, ये मेरे खून में है। ये जो आपने बोला ना कि खामियां निकालना हमारे प्रोफेशन में है, जिस तरह से नाफरा का अभी लेटेस्ट में जो आया है कि आईसीआई के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि 6 एसेज है, एसे 299, 600, 800 के ऊपर, इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि नाफरा आईसीआई के ऊपर दबाव बना रहा है या नहीं? सर देखो, दबाव नहीं कहेंगे, जब उनको कहीं पर लगता है कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, इट इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। उनका पर्पस अलग है। दे आर नॉट इनटू ड्राफ्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दे आर नॉट इनटू ड्राफ्टिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। दिस इज एरिया ऑफ आईसीआई। अभी वो उसमें जा रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं कम पढ़ रहे हैं। हम कम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे मतलब सॉरी टू से जो काउंसिल मेंबर्स में हमने 32 काउंसिल मेंबर्स अक्रॉस इंडिया इलेक्ट करके दिए हैं, 32 जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, 8 गवर्नमेंट नॉमिनीज हैं जिनको हम यूज करके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें कि कहां पे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और इस चीज के लिए क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी मिनिस्ट्री के 8 लोग हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं हमारा रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि और स्ट्रांग होना चाहिए। पता नहीं मतलब जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट्स हैं, जैसे हमारे पास WRC इज अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, ब्रांचेस आर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, स्टडी सर्कल्स आर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, चैप्टर्स आर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट। अगर हमारे पास 4 यूनिट्स हैं प्रोग्राम, फिर काउंसिल का काम क्या है? प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। उनका पॉलिसी मेकिंग में ध्यान देना चाहिए कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग में ध्यान देना चाहिए? पॉलिसी मेकिंग। तो कहीं मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ इस चीज को बताने के लिए। मैं एक साधारण मेंबर हूँ, मैंने काउंसिल भी देखा नहीं है। मतलब वो लेवल पे सोचना, उसका फील करना, वो बहुत दूर की बात है मेरे लिए अभी फिलहाल। मगर मुझे एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन मेंबर, जो मुझे समझ में आता है छोटी चीज, वो ये है। थैंक यू सो मच सर। मैं एट द लास्ट तहे दिल से सर का सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आई थिंक ऐसे एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, मैं मतलब एक ही होंगे ऐसे नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस तरह से सर ने चीज़ों को इन डेप्थ बताया और हार्टफुली बताया कि नहीं भाई हाँ प्रोफेशन में डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे गलत हो या सही हो, बता, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सर का तहे दिल से वंस अगेन धन्यवाद कहता हूँ। मैं सीए पाटिल जी का भी धन्यवाद कहता हूँ। मैं सीए साइली नगरकर मैडम का भी धन्यवाद कहता हूँ। साथ साथ मैं सीए अंकुश भागवत जी सर का भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।